हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 287 यानी 287, जिसमें हम देखेंगे संस्कृत साहित्य से संबंधित काव्य लक्षण। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रश्न। ध्यान दें, यहां पर एक काव्य लक्षण है, तो सुनिए ध्यान से। ननु शब्दार्थौ काव्यम। क्या है? ननु शब्दार्थौ काव्यम। किस आचार्य का काव्य लक्षण है? ठीक है, तो ऑप्शन डी रुद्रट। रुद्रट का काव्य लक्षण है ननु शब्दार्थौ काव्यम। ठीक, ऑप्शन डी सही उत्तर है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों। ननु शब्दार्थौ काव्यम, ननु शब्दार्थौ काव्यम, यह एक काव्य लक्षण है और आचार्य रुद्रट का है। किसका? आचार्य रुद्रट का काव्य लक्षण है। आचार्य भामे। अगर हम आचार्य भामे की बात करें तो इन्होंने कहा है, क्या कहा है भामे ने? ध्यान दें, शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, शब्दार्थौ सहितौ काव्यम। तो दोस्तों, दोनों की दोनों काव्य लक्षण देखने में लगभग एक जैसे हैं। ठीक है, लेकिन मात्र कुछ एक शब्दों के हेर फेर से पंक्तियां अलग हैं। ठीक, तो आप ध्यान रखेंगे ननु शब्दार्थौ काव्यम, ये काव्य लक्षण है रुद्रट का। वही अगर बात करें शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, ये काव्य लक्षण है आचार्य भामे का। दोनों ही पंक्तियों को, दोनों ही काव्य लक्षणों को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, ध्यान दें। तब से यह विवाद चलता रहा। ठीक है, तब से यह विवाद चलता रहा कि काव्य शब्द में, किसमें? काव्य शब्द में या अर्थ में या दोनों में है। काव्य शब्द में है, अर्थ में है या दोनों में है। इन तीन बातों पर, ठीक है, तो काव्य को लेकर जो ये विवाद चलता रहा वो क्या था कि काव्य शब्द में है या अर्थ में या दोनों में। ठीक है, ध्यान रखें। इस विवाद को एक निर्णयात्मक मोड़ दिया आचार्य रुद्रट ने। ठीक है, किसने निर्णयात्मक मोड़ दिया? तो आचार्य रुद्रट ने। ठीक, और आचार्य रुद्रट ने काव्य का लक्षण करते हुए कहा, क्या कहा? ननु शब्दार्थौ काव्यम, ननु शब्दार्थौ काव्यम, अर्थात शब्दार्थ निश्चय ही काव्य है। शब्दार्थ निश्चय ही काव्य है। किसने कहा? आचार्य रुद्रट ने। ठीक है, यह विवाद आगे भी चलता रहा। आचार्य हेमचंद्र, विद्यानाथ, वाग्भट, जयदेव, भोज आदि शब्दार्थ के सौंदर्य को, किसको? शब्दार्थ के सौंदर्य को काव्य मानते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि शब्दार्थ के सौंदर्य को काव्य मानने वाले आचार्य कौन से हैं? तो आप बताएंगे हेमचंद्र, विद्यानाथ, वाग्भट, जयदेव और आचार्य भोज। ठीक है, ये कुछ नाम है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। देखें आगे की व्याख्या। हाँ, यह ध्यान से सुनना। हाँ, यह स्पष्ट था कि ये सभी भामे और मम्मट, आचार्य भामे और आचार्य मम्मट के काव्य लक्षण को थोड़े बहुत फेर बदल के साथ प्रस्तुत करते रहे। ठीक है, तो ये बात भी स्पष्ट थी, विवाद अपनी जगह था। ठीक है, और विवाद को लेकर ये बात भी स्पष्ट थी कि आचार्य भामे और आचार्य मम्मट, इन्होंने जो काव्य लक्षण दिया दोस्तों, तो आगामी आचार्यों ने इन्हीं के काव्य लक्षणों में थोड़ा सा हेर फेर किया। ठीक है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बताया आपको कि पंक्तियां या काव्य लक्षण लगभग एक जैसे ही हैं, बस एक या दो शब्दों का ही फर्क है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत फेर बदल के साथ प्रस्तुत करते रहे। बाद में अग्नि पुराणकार ने कहा, क्या कहा? ध्वनि, वर्ण, पद और वाक्य का ही नाम वाङ्मय है। ठीक है, क्या कहा अग्नि पुराणकार ने? उन्होंने कहा कि ध्वनि जो है वो वर्ण, पद और वाक्य का ही
वाङ्मय है। वाङ्मय मीन्स होता है साहित्य, ठीक है, वाङ्मय का अर्थ है साहित्य, ठीक। तो ध्वनि क्या है, वर्ण पद और वाक्य का ही, ध्वनि वर्ण पद और वाक्य का ही नाम वाङ्मय है, जिसके अंतर्गत शास्त्र, इतिहास तथा काव्य का समावेश होता है। किसका, शास्त्र, इतिहास तथा काव्य का समावेश होता है, किंतु अभिधा के कारण, किसके कारण, अभिधा शक्ति के कारण काव्य शास्त्र और इतिहास से अलग होता है, ठीक है। अभिधा के कारण, अभिधा क्या है, शब्द शक्ति है, ठीक है। तो अभिधा शब्द शक्ति के कारण काव्य शास्त्र और इतिहास से अलग होता है, ठीक। क्या, काव्य, ठीक। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक। काव्य लक्षण को गौर करें, काव्य लक्षण को उन्होंने परिभाषित करते हुए कहा, क्या कहा, जिस वाक्य समूह में अलंकार स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो तथा जो गुणों से युक्त और दोषों से मुक्त हो उसे काव्य कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस परिभाषा को। काव्य लक्षण को परिभाषित करते हुए आचार्यों ने कहा कि जिस वाक्य समूह में, वाक्य क्या है, शब्दों का समूह, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, जिस वाक्य समूह में अलंकार स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो यानी कि दिखाई दे तथा जो गुणों से युक्त हो, किससे, गुणों से युक्त हो और दोषों से मुक्त हो, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष ना हो, केवल गुण ही गुण हो, उसे क्या कहते हैं, उसे हम काव्य कहते हैं। कितनी जबरदस्त परिभाषा है, ठीक है ना। यानी जिसमें कोई दोष ही ना हो, केवल गुण ही गुण हो, तो वे क्या कहलाते हैं, वे कहलाते हैं काव्य, वे काव्य कहलाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो एक बार फिर से देखेंगे प्रश्न को, क्या था, ननु शब्दार्थौ काव्यम, ठीक है। यह आचार्य रुद्रट, किसका, आचार्य रुद्रट का काव्य लक्षण है। ऑप्शन डी सही उत्तर, ठीक है। काव्य लक्षण शब्द पर ध्यान देंगे दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है, गौर करें, निम्नलिखित आचार्यों को उनके द्वारा निरूपित काव्य लक्षण के साथ सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो यहाँ कुछ आचार्य दिए गए हैं और काव्य लक्षण दिए गए हैं, ठीक है। तो देखते हैं, हम सीधा चलेंगे किस पर, प्रश्न की व्याख्या पर, जरा गौर करेंगे। तो दोस्तों हम प्रश्न को छोड़ेंगे और हम सीधा क्या करेंगे, सही सुमेलन पर ध्यान देंगे। प्रश्न के अनुसार वैसे ऑप्शन सी सही उत्तर है, ठीक है। ऑप्शन हमने देखे नहीं है, सीधा आंसर देखें, ठीक। तो ध्यान दें, यहाँ सबसे पहले देखें आचार्य, सूची 1 में आचार्य हैं, सूची 2 में काव्य लक्षण है, ठीक। सबसे पहले हैं आचार्य हेमचंद्र, कौन, आचार्य हेमचंद्र, ठीक है। इन्होंने काव्य लक्षण दिया, क्या दिया, जरा गौर करेंगे। चारों की चारों काव्य लक्षणों को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे आप, ठीक है। तो जरा गौर करना। आचार्य हेमचंद्र का काव्य लक्षण है, अदोषौ सगुणौ सा अलंकारौ च शब्दार्थौ काव्यम। क्या कहा, अदोषौ सगुणौ सा अलंकारौ च शब्दार्थौ काव्यम। ये काव्य लक्षण किसका है, आचार्य हेमचंद्र का। फिर आते हैं आचार्य विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ ने काव्य लक्षण दिया, वाक्यम रसात्मक काव्यम। क्या कहा, वाक्यम रसात्मक काव्यम, किसका काव्य लक्षण है, आचार्य विश्वनाथ का। फिर आते हैं पंडित राज जगन्नाथ, ठीक है। विश्वनाथ का समय क्या है, 14वीं शताब्दी, ठीक है। वहीं पंडित राज जगन्नाथ, इनका समय है 17वीं शताब्दी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, पंडित राज जगन्नाथ, इन्होंने काव्य लक्षण दिया, क्या दिया, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, यानी रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्दों को काव्य कहते हैं। किसने कहा, पंडित राज जगन्नाथ ने, ठीक। फिर है अगले आचार्य भामे, कौन, आचार्य भामे, इनका समय है 6वीं शताब्दी, ठीक है। कई कई पुस्तकों में कुछ अलग भी दिया है, ठीक है। एक आध शताब्दी आगे पीछे कर दी गई है, तो आप इस बात को ध्यान रखें, प्रायोरिटी दें 6वीं शताब्दी, ठीक। तो आचार्य भामे, इन्होंने काव्य लक्षण दिया, कौन सा, शब्दार्थौ सहितौ काव्यम।
शब्दार्थौ सहितौ काव्यम। ठीक है, किसने दिया काव्य लक्षण? आचार्य भामे ने। ठीक है, आचार्य भामे ने। और अगर आपको याद हो तो पिछले प्रश्न में हमने पढ़ा था ननु शब्दार्थौ काव्यम, ननु शब्दार्थौ काव्यम, ये काव्य लक्षण किसने दिया था? तो आचार्य रुद्रट ने, आचार्य रुद्रट ने। तो ये लगभग 5 आचार्यों के काव्य लक्षण आपके सामने हैं और ये पांचों की 5 आचार्य बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनके काव्य लक्षण। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमारे काव्य लक्षण से संबंधित 2 ही प्रश्न थे। ठीक है, दोनों समाप्त हो गए। अब हम देखेंगे संस्कृत साहित्य से संबंधित विविध प्रश्नों को। ठीक है, तो विविध विषय से संबंधित प्रश्नों को जरा ध्यान दें। प्रश्न है, गौर से सुनते जाएं, इंपॉर्टेंट लग रहा है इसीलिए मैं करा रही हूं। बाकी संस्कृत से संबंधित व्याकरण मैंने छोड़ दिया है। ठीक है, क्योंकि हिंदी व्याकरण में करा चुकी हूं। ठीक है, तो जरा गौर करेंगे दोस्तों। सुख दुखात्मक को रसः, सुख दुखात्मक को रसः कहने वाले आचार्य कौन है? फिर से सुनेंगे, सुख दुखात्मक रसः। ठीक है, सुख दुखात्मको रसः यह कहने वाले आचार्य कौन है? तो ऑप्शन बी रामचंद्र गुणचंद्र, रामचंद्र गुणचंद्र, ये इन्होंने कहा। क्या कहा? सुख दुखात्मको रसः। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। नाम याद रखें, रामचंद्र गुणचंद्र। ठीक है, जब आप अपनी पुस्तकें पढ़ेंगे तो ये नाम आपको वहां पर मिलेंगे। ठीक है, अगर साहित्य समझ में ना भी आए मेरे वीडियो से तो कम से कम आप नामों को तो याद रखें ही। जब अपनी किताबों से पढ़ेंगे दोस्तों तो आपको समझ में आने, आप चीजें अपने आप आने लगेंगी। ठीक है, तो ध्यान रखें दोस्तों, वो कहावत है कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। ठीक है, तो अभ्यास करने से ही क्या होता है कि सक्सेस मिलती है, यानी चीजें बेहतरीन होती हैं। ठीक है, अभ्यास सबसे बड़ी भूमिका निभाता है आपकी सक्सेस में। जितना ज्यादा प्रयास होगा आप सफलता के उतने करीब होंगे, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो देखते हैं प्रश्न की व्याख्या, गौर करेंगे। गौर करेंगे दोस्तों, नाट्य दर्पण, नाट्य दर्पण की 109वीं कारिका है नाट्य दर्पण। ठीक है, नाट्य दर्पण एक ग्रंथ है जिसकी 109वीं कारिका है, जिसमें कहा गया है सुख दुखात्मक को रसः, सुख दुखात्मक को रसः अर्थात रस सुख दुख स्वभाव वाले, ध्यान से सुने, अर्थात रस सुख दुख स्वभाव वाले होते हैं। रस कैसे होते हैं? सुख दुख स्वभाव वाले। ठीक है, नाट्य दर्पण की रचना आचार्य रामचंद्र और गुणचंद्र ने की थी। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि नाट्य दर्पण, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रही हूं आपको, पूछा भी जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखें, नाट्य दर्पण किसकी रचना है? तो रामचंद्र और गुणचंद्र की। ठीक है, ये दोनों भारतीय नाट्य शास्त्र के आचार्य थे। किसके? भारतीय नाट्य शास्त्र, शब्द पर ध्यान दें, नाट्य। ठीक है, नाट्य शास्त्र से संबंधित आचार्य थे रामचंद्र और गुणचंद्र। आचार्य रामचंद्र और आचार्य गुणचंद्र दोनों ही जैन विद्वान, कौन? जैन विद्वान हेमचंद्र आचार्य के शिष्य थे। तो यह भी पूछा जा सकता है कि जैन आचार्य या जैन विद्वान आचार्य हेमचंद्र, इनके शिष्य कौन थे? तो आप बताएंगे आचार्य रामचंद्र और आचार्य गुणचंद्र। ठीक, दोनों की सम्मिलित रचना है नाट्य दर्पण। ठीक है, दोनों की सम्मिलित रचना है नाट्य दर्पण। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, और ये सूत्र भी याद रखें, कारिका याद रखें, सुख दुखात्मक को रसः अर्थात रस क्या है? सुख दुख स्वभाव वाले होते हैं। रस कैसे होते हैं? सुख दुख स्वभाव वाले। किसने कहा? नाट्य दर्पणकार आचार्य रामचंद्र और गुणचंद्र ने कहा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से समझेंगे। गौर करेंगे दोस्तों, यहाँ पर सूक्ति है, एक सूक्ति है, ध्यान से सुने। अनुजित ध्वल तापी सरागेव भवती यूनाम दृष्टि। अनुजित ध्वल
तापी सरागेव भवति यूनाम दृष्टि ही। यह सूक्ति किस ग्रंथ से संबंध रखती है? तो ऑप्शन सी कादंबरी से संबंधित सूक्ति है। पूरा सुने नाम, कादंबरी शुकनासोपदेश, कादंबरी शुकनासोपदेश। ठीक है, कादंबरी में एक उपदेश है जिसका नाम है शुकनासो उपदेश। ठीक है, शुकनास उपदेश ऐसे पढ़े इसको। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अनुजित ध्वल तापी सरागेव भवति यूनाम दृष्टि। यह सूक्ति कादंबरी शुकनास उपदेश से संबंधित है। ठीक है, और कादंबरी क्या है? एक ग्रंथ है। ठीक है, जिसमें एक उपदेश है जिसका नाम है शुकनासोपदेश। ऑप्शन सी सही उत्तर। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों। प्रस्तुत सूक्ति बाणभट्ट द्वारा प्रणीत कादंबरी शुकनासोपदेश से अवतरित है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा। और ये कादंबरी किसकी रचना है? तो ध्यान रहे, बाणभट्ट की रचना है कादंबरी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से सुनते जाएं। यह प्रसंग चंद्रापीड़ के राज्य अभिषेक के अवसर पर शुकनास द्वारा उपदेश देने के समय का है। ठीक है, तो ये जो प्रसंग कहा जा रहा है ये किस समय का है? चंद्रापीड़ एक हुए थे राजा जिनका राज्य अभिषेक हुआ था। तो राज्य अभिषेक के अवसर पर शुकनास एक व्यक्ति थे, उन्होंने एक उपदेश दिया था। ठीक है, तो यह शुकनास के द्वारा उपदेश देने के समय यह सूक्ति कही गई थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, ये उन्हीं का उपदेश है। किसका? शुकनास। ठीक, इसीलिए पंक्ति में है भी शुकनास शब्द। ठीक है, कादंबरी शुकनास उपदेश इसलिए कहा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखें। अब ध्यान दें, अनुजित ध्वल तापी, ये उपदेश था। क्या था उपदेश? अनुजित ध्वल तापी सरागेव भवति यूनाम दृष्टि, अर्थात नवयुवकों की आंखें यानी अपनी। ठीक है, नवयुवकों की अपनी आंखें सफेदी को ना छोड़ती हुई भी, यानी सफेद रहती हुई भी, सफेदी को ना छोड़ते हुए भी, मतलब देखो आंखों का चित्र अपने मस्तिष्क में लेकर आओ। ठीक है, आंखें कैसी होती है? काली भी होती हैं, भूरी भी होती हैं बहुतों की, कुछ की तो नीली भी होती है। ठीक है, लेकिन आप ये देखें उसके बगल में क्या है? वाइट होता है। ठीक है, सफेद होती हैं, तो ये उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि जो नवयुवक हैं तो नवयुवकों की आंखें सफेदी को ना छोड़ती हुई भी सराग यानी कि लाल कामोन्माद से प्रभावित हो जाती हैं, सराग हो जाती हैं। ठीक है, जो नवयुवक होते हैं उनकी आंखें सफेदी को ना छोड़ते हुई भी कैसी हो जाती हैं? सराग हो जाती हैं, यानी कामोन्माद से प्रभावित हो जाती हैं, कामोन्माद। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, काम के उन्माद से प्रभावित हो जाती है नवयुवकों की आंखें, तो ये अर्थ है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, और ये किस समय का उपदेश है? यह चंद्रापीड़ के राज्य अभिषेक के अवसर पर शुकनास द्वारा दिया गया उपदेश है। ठीक है, कि जिस समय राज्य अभिषेक हो रहा है तो राज्य अभिषेक के समय जो बाकी के नवयुवक हैं उनकी आंखें कैसी हो गई हैं? उनकी आंखें कामोन्माद से प्रभावित हो गई हैं। ठीक है, कुछ ये अर्थ है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। गौर करेंगे दोस्तों अगले प्रश्न पर। कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि किसे कहा है? तो कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि ये किसे कहा है? ऑप्शन ए दुर्वासा को कहा है सुलभ को अपि महर्षि। किसने? कालिदास जी ने। ऑप्शन ए सही उत्तर है। गौर करेंगे दोस्तों प्रश्न की व्याख्या पर, ध्यान देना जरा। कालिदास, कवि कालिदास, ठीक है, महान कवि हुए हैं, महाकवि कालिदास कहा जाता है इन्हें। ठीक, तो कालिदास कृत यानी कालिदास की रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम। और ये एक नाटक है।
क्या है? नाटक है जिसके चौथे अंक में, कौन से चौथे अंक में, शकुंतला की सखी प्रियंवदा दुर्वासा को, किसको? प्रियंवदा दुर्वासा को एषः दुर्वासा सुलभ कोपो महर्षि, यानी यह है अति क्रोधी दुर्वासा कहती है। ठीक है, तो क्या कहती है? एषः दुर्वासा सुलभ कोपो महर्षि, कोप यानी कि क्रोध। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि यह है अति क्रोधी दुर्वासा। किसने कहा? कवि कालिदास ने कहा। किसे? शकुंतला की सखी प्रियंवदा दुर्वासा को। ठीक है, किसमें कहा? अपने नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के चौथे अंक में, यानी चतुर्थ अंक में। ठीक है, ध्यान रखेंगे पंक्ति एषः दुर्वासा, देखो पंक्ति में ही दुर्वासा शब्द आ रहा है, तो आप नाम याद रखें प्रियंवदा दुर्वासा। ठीक, सुलभ कोपो महर्षि। ठीक, तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, गौर करेंगे दोस्तों, जरा ध्यान दें। वामाकुलस्य आधाय, वामाकुलस्याध्याय ध्येय है ये। ठीक है, थोड़ा संस्कृत शब्दावली है, काफी समय पहले स्कूल टाइम में मैंने पढ़ी थी, उसके बाद आज पढ़ रही हूँ। ठीक है, तो थोड़े से शब्दों में बोलने में थोड़ी सी कुछ गड़बड़ी हो सकती है। आप अपनी स्क्रीन पर नजर बनाए रखें दोस्तों, अगर मुझसे कहीं गड़बड़ हो रही है, ठीक है, तो आप प्लीज आप ध्यान से पढ़े। ठीक है, तो गौर करना जरा। वामाकुलस्याधे में वामा शब्द का क्या अभिप्राय है? तो वामाकुलस्याधे में वामा शब्द का अभिप्राय है ऑप्शन बी, विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां। विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियों को वामाकुलस्याधे कहते हैं, कुलस्याधे। ठीक है, तो ध्यान रखें ऑप्शन बी सही उत्तर। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे प्रश्न की व्याख्या पर, जरा ध्यान दे दोस्तों। वामः शब्द का अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है? विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां। विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियों का अर्थ है संस्कृत में वामा। ठीक है, तथा आधे शब्द का अर्थ है विपत्ति के कारण स्वरूप। विपत्ति के कारण स्वरूप किसका अर्थ है? आधे का, अर्थात वामः कुलस्य आधे। ठीक है, वामः कुलस्य आधे, इसका अभिप्राय है विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां कुल के लिए अभिशाप होती हैं, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, संस्कृत आचार्यों ने कहा है, क्या कहा है कि विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां कुल के लिए अभिशाप होती हैं। यह प्रकरण अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के 18वें श्लोक में वर्णित है। ठीक है, यह प्रकरण अभिज्ञान शाकुंतलम जो कि कवि कालिदास का नाटक है, इसके चौथे अंक के 18वें श्लोक में वर्णित है। ठीक है, तो कवि कालिदास ने कहा है विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां कुल के लिए अभिशाप होती हैं। ठीक है, उन्हें यह भी कहना चाहिए था कि विपरीत आचरण करने वाले पुरुष भी कुल के लिए अभिशाप होते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा अभी तक तो हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, तो दोस्तों मैं किसी भी के भी पक्ष में बात नहीं कर रही हूँ, मैं समानता को ध्यान में रखते हुए बात कर रही हूँ। ठीक है, अगर स्त्रियां बुरी हो सकती हैं तो पुरुष भी बुरे हो सकते हैं। ठीक है, और पुरुष अगर अच्छे हैं तो स्त्रियां भी अच्छी हो सकती हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर हमारे सोसाइटी में जो एक धारणा बनाई हुई है कि पुरुष अगर कुछ भी काम करें तो वह हर हाल में सही होता है, उन्हें कोई ध्यान ही नहीं देता। अगर स्त्रियां अगर थोड़ा सा भी कुछ अपने लिए करने लगें कुछ भी, ठीक है, तो वह उनकी नज़र में बहुत ही खराब हो जाती हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही गलत बात है। अगर आप किसी को भी जज करते हैं सिर्फ एक नज़र को ध्यान में रखते हुए, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, जितना अधिकार पुरुषों को जीने का है उतना ही अधिकार स्त्रियों को भी जीने का है। इस बात को ध्यान में रखें और सभी का अपना जीने का
तरीका अलग होता है, ठीक है। लेकिन ये जो बात कालिदास जी ने कही है ये आज की नहीं कही है, ठीक है। ये कब कही है? ये कई सदियों पहले की बात है। उस समय हमारे महान कवियों की क्या सोच थी, मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ, ठीक है। जरूरी नहीं है, हो सकता है मुझे पूरा प्रसंग पता भी नहीं है कि किस संदर्भ में उन्होंने ये बात कही है, ठीक है, तो मैं उस बात को भी नहीं कहूँगी, ठीक है। लेकिन हम बात करेंगे, हम पढ़ रहे हैं चीज़ों को, पढ़ें, अच्छी बात है, लेकिन हम ये भी देखें कि उस जमाने में और आज के ज़माने में ज़मीन आसमान का अंतर है। हमें समय के अनुसार अपनी सोच को बदलते रहना चाहिए, ठीक है। ऐसा ही मनुष्य प्रगतिशील भी कहलाएगा, ठीक है। जो चीज़ें अच्छी वाली हैं, अगर परंपराओं से हमें अच्छी चीज़ें मिल रही हैं तो उन्हें ज़रूर ग्रहण करें, और जो हमें लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं ये घातक सिद्ध हो सकती हैं किसी के लिए भी, ठीक है, तो उन्हें बिल्कुल छोड़ दें, ठीक है। सही गलत में फैसला करना आपको आना चाहिए, अदरवाइज आपके पढ़ने लिखने का कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखें दोस्तों, हर शब्द की अपनी कीमत होती है। एक शब्द के कहने से किसी का मान बढ़ा सकते हैं, किसी का सम्मान बढ़ा सकते हैं, और एक शब्द कहने से ही किसी का अपमान भी कर सकते हैं। तो ध्यान रहे कि अपमान ना ही हो तो ही अच्छा है, ठीक है। सभी समान हैं, सभी मनुष्य हैं, ठीक है, हम सभी यहाँ आए हैं, ठीक। तो एक दूसरे की इज्जत करें, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें दोस्तों, ठीक है। कभी भी कोई भी जिंदगी में मैं बता रही हूँ आपको, कभी भी आपके सामने सिचुएशन आ जाए, अगर आपके सामने स्त्रियां हैं या आपके सामने पुरुष हैं, तो हर पहलू से सोच करके आप डिसीजन लें, तभी आप सही फैसला कर पाएंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, आधुनिक बने दोस्तों, ठीक। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, मैंने ज़्यादा बोल दिया, इतना नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी जहाँ ज़रूरत है वहाँ तो कहना ही चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो चलिए वापस आते हैं, और प्लीज़ कोई भी मेरे इन बातचीत से कोई भी अपने मन में एक राय नहीं बना लेना, ठीक है। आप यहाँ पढ़ने आए हैं तो केवल पढ़ें, ठीक है। वो तो फ्लो में बातें निकल गई हैं, तो आप इस बात को भी समझें। तो ध्यान देंगे दोस्तों, ये थी हमारी व्याख्या, ठीक। तो व्याख्या के बाद देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान देंगे दोस्तों, गौर करना जरा। कामार्ता ही प्रकृति कृपणश्चे तनाचेतस चेतनेषु, ठीक है। एक बार फिर से सुने, कामार्ता ही प्रकृति कृपणाश्चे तनाचेतनेषु, ठीक है। यह पंक्ति किस ग्रंथ से है? तो ऑप्शन सी, मेघदूतम से। महाकवि कालिदास जी की रचना है मेघदूतम, जिससे ली गई पंक्ति है, कामार्ता ही प्रकृति कृपणाश्चे तना चेतनेषु, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी सही उत्तर। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या, जरा ध्यान दे दोस्तों। प्रस्तुत सूक्ति कालिदास कृत पूर्व मेघदूतम से अवतरित है। किससे? जो ये पंक्ति ली गई है दोस्तों, महाकवि कालिदास जी की कृति है पूर्व मेघदूतम, इससे अवतरित है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे पूर्व मेघदूतम से क्या अभिप्राय है। यहाँ पर ये अलग कृति नहीं है, मेघदूत रचना का पूर्वार्ध, ठीक है, यानी पहला भाग। ध्यान रखें, इस सूक्ति का तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है सूक्ति का, तो जरा ध्यान दे दोस्तों। काम पीड़ित व्यक्ति चेतन और जड़ के विषय में स्वभाव से दीन यानी विवेक शून्य होते हैं, ठीक है। काम पीड़ित व्यक्ति चेतन और जड़ चेतन, इसको ऐसे पढ़ें, जड़ और चेतन के विषय में स्वभाव से कैसे होते हैं? दीन होते हैं, यानी कि विवेक शून्य होते हैं, यानी कि जिनमें काम की भावना ज्यादा है। काम मीन्स वो काम और रति वाला काम, ठीक है, समझ जाएं आप, ठीक। तो ऐसे व्यक्तियों का जो दिमाग होता है, यानी कि जो जड़ और चेतन के विषय होते हैं, वो कैसे होते हैं? विवेक शून्य होते हैं, दीन होते हैं। सामान्य सी बात है, इस बात को समझें आप, ठीक है। तो अब ध्यान से सुने फिर से पंक्ति।
प्रश्न में कामार्ता ही प्रकृति कृपणाश्चे तना चेतनेषु, यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो दोस्तों ये पंक्ति ली गई है कालिदास की रचना मेघदूतम से। ठीक है, कामार्ता से याद रख ले, काम। ठीक है, तो दोस्तों हमारा ये वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।